बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 15 से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेविटेशन। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स टाइम पे मिलते रहें। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली फोर्स पर यूनिट मास है, जो कि अगर किसी और ऑब्जेक्ट या मास को उस ऑब्जेक्ट की फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? जैसे कि एक अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद होती है, यानी कि वो फील्ड जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को जब इस फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स पर यूनिट मास जो अप्लाई होगी उसको हम क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का नाम देंगे। इसको आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ऑलरेडी जानते भी हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डेफिनेशन। जैसा कि डेफिनेशन में बताया था कि फोर्स पर यूनिट मास, तो ये इक्वल होती है F ओवर m के। ठीक है, और F की जगह पे अगर हम GM ओवर R स्क्वायर पुट करें और डिवाइडेड बाय m करें तो ये इक्वल आ जाती है GM ओवर R स्क्वायर के। फोर्स F यहां पे क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत F इक्वल टू GM1m2 ओवर R स्क्वायर, तो GM ओवर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय m होगा, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके GM ओवर R स्क्वायर आ जाता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के दो फार्मूले G इक्वल टू F ओवर m और G इक्वल टू GM ओवर R स्क्वायर हैं। आपको बाय डेफिनेशन समझ आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फील्ड में हम किसी और ऑब्जेक्ट को रखें तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स पर यूनिट मास अप्लाई हो रही होगी उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देंगे। इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट है, अगर आप इसके मुताबिक देखें, फोर्स का यूनिट न्यूटन और मास का यूनिट किलोग्राम, तो न्यूटन पर किलोग्राम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है। या इसका दूसरा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। स्मॉल जी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं और इसका यूनिट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये यूनिट इस यूनिट के इक्वल कैसे है? तो 1 न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो जब यहां पे हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करेंगे और आगे किलो पर किलोग्राम है तो ये सिंप्लीफाई होके मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास होती है, वो मास जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो रही है। जैसे कि ये अर्थ है, तो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट होगी तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, जैसा कि एरोस की मदद से यहां पे शो भी की गई है। नेक्स्ट, आउटसाइड द स्फीयर अगर बात की जाए, यानी कि कोई भी हमारे पास एक स्फीयर मौजूद है और उस स्फीयर का जो रेडियस है वो r है। जैसे कि ये हमारे पास एक रेड कलर का स्फीयर है और इस स्फीयर से आउटसाइड P पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो इस P पॉइंट से जो अर्थ है या जो ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट हो रही है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस r है और इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है। तो जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, यानी कि कोई भी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर जब एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू वही होगी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर्मूले की सूरत में, G इक्वल टू GM ओवर R स्क्वायर। इस केस में अगर आप देखें तो आउटसाइड द स्फीयर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R स्क्वायर के, यानी कि R इंक्रीज होगा तो G की वैल्यू डिक्रीज होगी और R डिक्रीज होगा तो G की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसके बाद अगर बात की जाए इनसाइड द स्फीयर की, जब R लेस देन कैपिटल R हो,
आर ये पॉइंट पी है जहां पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं, और ये जो रेड कलर का आपको स्फीयर नजर आ रहा है, ये क्या है? वो प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मौजूद है। तो इनसाइड द स्फीयर जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पी के ऊपर देखना चाहते हैं, जबकि पी पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस स्मॉल आर और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो आर लेस देन आर होगा। तो पॉइंट इनसाइड द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर only the mass enclosed within radius r contributes to the gravitational field at that point। के इस केस में सिर्फ वो मैस जो के इस रेडियस के अंदर आ रहा है, यहां पे क्या बात की जा रही है? किस मैस की? इस प्लेनेट के मैस की। ये जो प्लेनेट है, जो मैस है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो रही है, हमने जिस पॉइंट पे P लिया है उसका जो रेडियस है, उतने रेडियस का जितना मैस होगा वो क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए। तो इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के, यानी कि अगर रेडियस ज्यादा होगा इनसाइड द स्फीयर तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, और अगर रेडियस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। इस हिसाब से रेडियस कम होते होते सेंटर पे रेडियस 0 हो जाता है, तो सेंटर पे G की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि G की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी है, तो उसके लिए हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास ये अर्थ है और इस अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, और उसका जिसका मैस m है और इस अर्थ का मैस कैपिटल M है। अब इन दोनों मैसेस के दरमियान आपको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचेगी वो फोर्स किसकी इक्वल होगी? F इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। इसमें m मैस ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैपिटल M मैस ऑफ द अर्थ है, और R क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। तो जो फोर्स है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट इस अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा है, तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींच रही है वो किसकी इक्वल होगा? वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगा। यानी कि ये वाली फोर्स जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली, ये उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगी, और वेट इक्वल होता है mg के। तो हम mg इस f की जगह पे पुट कर देंगे, यानी कि mg इक्वल आ जाएगा gmm ओवर r स्क्वायर। ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, तो g इक्वल आ जाएगा gm ओवर r स्क्वायर के। ये हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी, और उस प्लैनेट की सरफेस के ऊपर या अर्थ की अगर बात की जाए तो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू G इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर होती है। अब इसमें G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, M हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ है, और R जो है अर्थ के सेंटर से लेकर वो जो ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर पड़ा है उस तक का डिस्टेंस है। अब G की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। M मैस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू 6 इंटू 10 पावर 24 kg होती है, और R इस केस में जब ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हो, R की वैल्यू 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर होती है। ये वैल्यूज कांस्टेंट रहती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ये वाली वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करें तो G की वैल्यू आ जाती है 6.673 इंटू 10 पावर -11। ये G की वैल्यू पुट की, M की वैल्यू पुट की, R की वैल्यू पुट करके इसका स्क्वायर लिखा, ऊपर इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 6.673 इंटू 6 ये 40 आ गया। 10 की पावर -11 एंड 10 पावर 24 ये बेसिस सेम है, पावर जेड होके 10 पावर 13 आ जाएगा। इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे, 6.4 का स्क्वायर आ जाएगा 40.96, और 10 पावर 6 का स्क्वायर आ जाएगा 10 पावर 12। इनको हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आप यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 9.8 फोर्स पर यूनिट मास था ना, तो किलोग्राम न्यूटन पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं।
दोनों यूनिट हैं जी के, तो कोई भी आप यूनिट यूज कर सकते हैं 9.8 न्यूटन पर केजी या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, ये हमने सरफेस के ऊपर देखा था कि अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, अब अगर अर्थ की सरफेस से हम दूर ले जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है कि ये ब्लू हमारे पास अर्थ है, इसका रेडियस आर ई है, और जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसका मैस m है, उसका अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस हाइट h पे मौजूद है। ठीक है, अब इस केस में इस ऑब्जेक्ट का जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो कितना होगा, आर ई प्लस एच के, यानी कि जो हमारे पास बेसिक फार्मूला था G इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, इस केस में R, जो उस केस में R था वो अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस तक का डिस्टेंस था, यानी कि रेडियस था। अब यहां पे जो सीन है, उस केस में जो पिछली स्लाइड में आर स्क्वायर था वहां पे R इंडिकेट कर रहा था दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस को, तो यहां पे जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस है वो आर ई प्लस एच है, इस वजह से हम आर स्क्वायर की जगह आर ई प्लस एच लिखेंगे। ये फार्मूला जी एच इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर उस वक्त यूज किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पर मौजूद हो। हम ये भी जानते हैं कि G इक्वल है जी एम ओवर आर स्क्वायर के, अगर अर्थ की बात की जाए तो एम ई और आर ई यूज होगा, तो इस केस में आर ई स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो तो जी एम ई इक्वल होगा जी आर ई स्क्वायर के, यानी कि जी एम ई की जगह पे जी आर ई स्क्वायर पुट कर दें तो जी एच इक्वल आ जाता है जी आर ई स्क्वायर ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वो फार्मूला आ गया जिसके तहत अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ की सरफेस से एक हाइट एच पे मौजूद है, वहां पे हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। दिस इक्वेशन शोज दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। जी और आर ई प्लस एच, एच की वैल्यू आ गई, उसका स्क्वायर आ गया, यानी कि अर्थ की सेंटर से जी और एच आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो अर्थ के सेंटर से एच की वैल्यू जितनी इंक्रीज होती जाएगी जी उतना डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और ये जी के में जो चेंज आएगा ये उस वक्त हम नोटिसेबल हमारे लिए हो सकता है जब एच जो है वेरी लार्ज हो, एच की वैल्यू काफी ज्यादा हो, तो तब हम जी में चेंजिंग देखेंगे। अगर जी एच की वैल्यू बहुत कम हो तो जी में चेंजिंग इतनी खास नजर नहीं आती। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट कोई भी टॉपिक देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करें। इसके अलावा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। और अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारा चैनल विजिट करें। थैंक